Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? तो लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल शॉर्ट डाइपोल किया था। आज अर्थ मैग्नेटिज्म करना है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोग कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को प्लेस किया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखनी है, क्या लिखनी है, ये सारे इंफॉर्मेशन हो गया ना। यस सर। तो वही अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस कर लेते हैं और ये सेक्शन फिर हम लोग का फिनिश होगा। हमें ये इंफॉर्मेशन है कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट एक सर्टेन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जो है वो रोटेट करती है। और अर्थ को हम लोग ऑलमोस्ट एक स्फीयर के रूप में जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जिसका कि उसके अपने पर्टिकुलर एक एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेशन है। मान लीजिए कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, जिसके अबाउट ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन कर रही है। आपके पास और इंफॉर्मेशन क्या है कि अर्थ के अंदर में मोल्टेन फॉर्म में मेटल्स हैं जो कि आयनाइज्ड भी है। अर्थ के साथ साथ वो पर्टिकुलर मोल्टेन मेटल जो है वो भी रोटेट करेंगे। क्यों भाई? अर्थ रोटेट कर रही है तो इसका जो भी इंटीग्रल पार्ट होगा वो सारा का सारा जो है वो रोटेशन पोजेज करेगा। यस और सर। पीछे पीछे में आपने देखा था कि कोई भी अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको आप रोटेट करा रहे हो तो उसके इन्फ्लुएंस में वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो पोजेज करता है। ठीक है, तो हमारा चार्ज जो मोल्टेन मेटल है उसका जो रोटेशन हुआ उसके इन्फ्लुएंस में हमारी अर्थ जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो पोजेज करेगी। एज वेल एज इसके क्रस्ट में भी बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरिक ऑक्साइड वगैरह मैग्नेटिक है। तो उस पर्टिकुलर के इन्फ्लुएंस में भी जो है वो अर्थ के द्वारा जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो पोजेज किया जाता है। तो मेनली जो अर्थ का रोटेशन है एज वेल एज इसके क्रस्ट में जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है उसके इन्फ्लुएंस में हमारी अर्थ जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोजेज करती है। ये जो अर्थ का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक्चुअली किन किन बातों पे कैसे गवर्न होता है उसके बारे में कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं है ना, कि कैसे हम अर्थ के द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का एक थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसकी क्लियर इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। ठीक है, फिर भी जो जानकारी है उसके आधार पे आपको बता रहे हैं कि जो मोल्टेन मेटल का रिवोल्यूशन है और उसके क्रस्ट में जो मटेरियल्स हैं जो मैग्नेटिक है
उनके कारण जो है मर्थ के द्वारा जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो पोजेस किया जाता है। अगर आप एक बार मैग्नेट लो जिसको एक धागे से बांध दो, है ना, और उस बार मैग्नेट को धागे से बांध के अर्थ के सरफेस पे, इसको आप बोलते हो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, है ना। और इसको आप बोलते हो जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो एक मैग्नेट को धागे से बांध करके जो नॉर्थ पोल जिसको आप कह रहे हो उसके आसपास में घूमोगे तो एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पे वो जो मैग्नेट होगा वो अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उसका जो नॉर्थ पोल होगा दैट विल बी फेसिंग टू द अर्थ सरफेस। जिस पॉइंट पे ऐसा ऑब्जर्वेशन आप पाते हैं उस पॉइंट को आप बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और इसी तरीके से बार मैग्नेट को धागे से बांध करके जिसको ज्योग्राफिकल साउथ पोल कह रहे हैं इसके आसपास में घूमेंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे फिर से बार मैग्नेट अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, बट अब की बार जो साउथ पोल है उस मैग्नेट का वो फेसिंग टू द अर्थ सरफेस होगा, है ना। जिस पॉइंट पे ऐसा आप ऑब्जर्वेशन पाते हैं उसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। और इन दोनों को मिलाकर के अगर एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। प्रेजेंटली ये ऑब्जर्वेशन बनता है कि ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है इसके बीच का जो एंगल है ये तकरीबन 11.3 डिग्री के आसपास कुछ है, ठीक है। बट ये पर्टिकुलर जो एंगल है वो फिक्स्ड नहीं है ना। ये एंगल जो है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। समय के साथ कहने का मतलब एक दो घंटे या एक दो दिन में नहीं, बरसों में, ठीक है ना। ये जो एंगल है ये हमारा एंगल चेंज होता रहता है मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल है दैट इज गोइंग टू चेंज विद द टाइम। इवन की पूरी अगर हिस्ट्री ऑफ अर्थ को अगर हम अपने डिस्कशन में लें तो जो डाटा अवेलेबल है साइंटिस्ट लोगों के पास उसके आधार पे ये बताया जाता है कि ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसका प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अर्थ में कई बार कंप्लीट रिवर्सल भी हो चुका है। कंप्लीट रिवर्सल का मतलब जिसको आज की तारीख में हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कह रहे हैं वो कभी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अर्थ में मैग्नेटिक साउथ की तरीके से बिहेवियर दे चुका है, और जिसको आज हम मैग्नेटिक साउथ कह रहे हैं वो जो है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अर्थ में मैग्नेटिक नॉर्थ की तरीके से भी बिहेवियर दे चुका है, ठीक है ना। अगर बुक्स को आप को, हेलो, हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर। हाँ, तो ये कह रहे थे कि जिसको आज मैग्नेटिक नॉर्थ की तरीके से जिस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो या जिसको आप मैग्नेटिक साउथ की तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो वो पॉइंट ये नॉर्थ की जगह पे कभी साउथ रहा है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अर्थ में, और ये जो है मैग्नेटिक नॉर्थ की तरीके से ये पॉइंट बिहेवियर दे चुका है ना। तकरीबन ये आपको मिलता है कि 171 टाइम्स जो है वो कंप्लीट रिवर्सल हो चुका है मैग्नेटिक एक्सिस का, ठीक है। तो
चूंकि इसका एग्जैक्ट कारण रीजन नहीं मालूम कि अर्थ के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एग्जैक्टली कैसे गवर्न होती है, तो इस वजह से इस रिवर्सल का भी कोई एग्जैक्ट आपके पास प्रेडिक्शन नहीं है कि ये कब रिवर्ट होगा, कितने समय के बाद ये साइकिल आती है। ऐसा कुछ आप नहीं कह सकते, बट प्रीवियस हिस्ट्री में तकरीबन 171 टाइम्स रिवर्सल की बात बुक्स कोट करती है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे हम लोग ये यस समझने का सर। प्रयास करें कि ये जो मैग्नेट है वो परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? आपको मालूम है कि अगर किसी मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा उसका डाइपोल मोमेंट, है ना? यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, अंदर की तरफ होगी, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, बाहर की तरफ होगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ना? तभी तो ये पर्टिकुलर मैग्नेट जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो रहा है उसका डाइपोल मोमेंट। यस सर। ये यस सर। यानी कि अगर हम अपने अर्थ को एक अपनी डिस्कशन के सिंप्लिसिटी के लिए मैग्नेट के रूप में दिखाना चाहें, तो वो हमारा जो मैग्नेट होना चाहिए, जिसको हम अर्थ का मैग्नेट कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है जो इसके सेंटर पे रखा है। ठीक है, जस्ट हम समझने के लिए अर्थ को अगर एक मैग्नेट के रूप में दिखाना चाहे, तो वो जो हमारा मैग्नेट होना चाहिए उसका नॉर्थ पोल जो है, जिसको हम आज मैग्नेटिक साउथ पोल कह रहे हैं, उसकी तरफ होना चाहिए, और उसका जो साउथ पोल है जिसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कह रहे हैं उसकी तरफ होना चाहिए। क्यों भाई, ठीक है बात? यस सर। तो अगर हम इस मैग्नेट के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंटेशन दें, तो आपके पास मालूम है, जानकारी है कि मैग्नेट की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो नॉर्थ पोल से जो है इमर्ज होती है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इमर्ज होंगी, और इधर में आकर के ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी दे आर गोइंग टू बी कन्वर्ज। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारे इस पर्टिकुलर मैग्नेट के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस होगा नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसके इन्फ्लुएंस में हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई बाय दैट पर्टिकुलर मैग्नेट। अब अगर किसी पॉइंट पे अर्थ के द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हमको जानकारी बनानी है, तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली फील्ड को गवर्न कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है नहीं। तो कोई थ्योरेटिकल कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते। बोलो भाई, ठीक है क्या बात? यस सर। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए तो हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए ना, कि वो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होना है, कहाँ पे प्लेस वो मैग्नेट हमको मानना है, क्या मोमेंट होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एग्जैक्ट के रूप में, तब हम जो है उसका इंफॉर्मेशन बना सकते हैं कि किसी पॉइंट पे अर्थ कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। बट ऐसी जानकारी नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या प्रोड्यूस हो रहा है अर्थ के द्वारा, उसका अगर हमको ऑब्जर्वेशन बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है? हम उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें, है ना, कि वो फील्ड कितना है, किस डायरेक्शन में है, किस प्लेन में है। तो किसी भी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे अर्थ क्या फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इसको डिसाइड करने के लिए या समझने के लिए हमको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जिसको हम एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, टू जज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। और ये तीन क्या क्या चीजें हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्यों है और उनको हम कैसे जज करते हैं उसकी बातें हम लोग करेंगे। वो तीन चीजें हैं, पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पॉइंट पे अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए। और ये तीनों क्या क्या है ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का क्या मतलब है ये पहले तो समझते हैं। तो कोई भी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आप कंसिडरेशन में लेते हैं तो उस पॉइंट और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि जिसको आप ज्योग्राफिकल एक्सिस कह रहे हैं, उसको कंटेन करने वाला अगर प्लेन बनाया जाए तो उस प्लेन को हम लोग नाम देते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है भाई, मान लो कि ये पॉइंट पी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस पॉइंट को मिला करके अगर हम एक प्लेन बनाते हैं तो इस प्लेन को क्या नाम दिया गया, ये वर्टिकल प्लेन होगा। ठीक है ना, ये प्लेन को बोला गया, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन है ये, पॉइंट और एक्सिस को कंटेन करता हुआ। आपको मालूम है ग्लोब, अगर आप लोग देखे हो, ग्लोब देखा है आपने? यस सर। ग्लोब देखा है ना? तो ग्लोब में हाँ देखे होंगे तो बहुत सारी जो है वो ऐसे लाइंस ड्रॉन है जिसको आप एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हो, है ना? तो वो एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है, पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंटेन करने वाला प्लेन है, उसको लॉन्गिट्यूड के रूप में आप रिकॉग्नाइज करते हो। ठीक है ना, तो जो एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड को कंटेन करने वाला हमारा प्लेन होगा वही हमारा प्लेन क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, जिसका कि किसी भी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए हमको इंफॉर्मेशन नोन है कि वो एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड ग्लोब में हमको मालूम। ठीक है, और उसी पॉइंट पी और एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंटेन करने वाला प्लेन बना दो। जैसे ये हमारा प्लेन हो गया, ये मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ज्योग्राफिकल एक्सिस होगा, ये मैग्नेटिक एक्सिस। तो इन दोनों को मिलाकर के अगर प्लेन बना दिया जाए तो इस प्लेन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये भी वर्टिकल प्लेन है। ठीक है ना, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। आपके पास जानकारी क्या है कि किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका जो प्लेन होगा वो इसी मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन होगा। क्योंकि आपको बोला हमने कि अगर हम अपने अर्थ को मैग्नेट के रूप में दिखाना चाहें तो उस मैग्नेट को हमको इसी एक्सिस पे रखना है जिसको मैग्नेटिक एक्सिस कह रहे हैं।
तो आपको ये तो मालूम है ना कि किसी मैग्नेट के द्वारा किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे जो फील्ड होगी इस पॉइंट पे, वो इसका एक्सिस और इस पॉइंट को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा उसी में होगा ना। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेडियल होता है, एक टेंजेंशियल होता है। ये दोनों स्क्रीन के प्लेन में ही है, तो ये टोटल फील्ड भी स्क्रीन के प्लेन में होगा। क्यों भाई, ठीक है? तो यस जो सर। पॉइंट और एक्सिस को कंटेन करने वाला प्लेन है, वो यही वाला प्लेन है ना, जिसको आपने नाम दिया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसी प्लेन में प्रोड्यूस होगा अर्थ के द्वारा। ठीक है? तो किस प्लेन में किसी पॉइंट पे अर्थ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो जानने के लिए आपको मैग्नेटिक मेरिडियन की जानकारी चाहिए। ठीक है ना? जैसे हमारा ये जो जिस रूम में बैठे हैं वहां पे इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, हाथ दिख रहा है मेरा? इस वाले वर्टिकल प्लेन में है कि इस वर्टिकल प्लेन में है या इस वर्टिकल प्लेन में है? किस प्लेन में है फील्ड, वो जानने के लिए हमको ये प्लेन की इंफॉर्मेशन चाहिए। और इस प्लेन की इंफॉर्मेशन कैसे बनेगी? हमको ये वाले प्लेन की तो इंफॉर्मेशन है पहले से, तो ये दोनों के बीच का अगर एंगल पता हो जाए तो हम ये प्लेन जज कर लेंगे कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? ये प्लेन का ओरिएंटेशन क्या है ये हमको पता हो जाएगा। तो ये जो एंगल है, इसी एंगल को आप बोलते हो क्या? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन, नोट करना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन is the angle between geographical meridian and magnetic meridian. Geographical meridian and magnetic meridian. ठीक है? it it is required to know the plane, it is required to know the plane in which earth is producing the magnetic field. So it is In which, required to know the plane in which earth is producing the magnetic field. प्लेन की जानकारी के लिए आपको ये एंगल चाहिए। ठीक है ना? प्लेन की इंफॉर्मेशन के लिए ये एंगल चाहिए। वैसे आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे ये एंगल ना जज करके सीधे सीधे इस प्लेन की जानकारी आपको बन जाती है ना? जैसे कंपास नीडल आप सबके मोबाइल में भी होगा ना, कंपास सबके मोबाइल में होगा ना? क्यों भाई, देखा है कभी आप लोगों ने मोबाइल खोल के कंपास उसमें होता है? या लैब में कंपास Yes, नीडल देखा है? ऐसे डिब्बी सी होती है जिसमें एक छोटा सा मैग्नेट लगा रहता है ना। यस सर। तो कंपास नीडल को आप किसी भी पोजीशन पे जब आप प्लेस करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो उसका जो निडल होगी वो हमेशा नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में आएगी, है ना? yes, और वो नॉर्थ साउथ yes, का ओरिएंटेशन जो है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन बताएगा। ठीक है? तो प्लेन का जजमेंट आसानी से आप कंपास नीडल से कर लेते हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन क्या है। ठीक है? और अगर ये प्लेन, अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ये अगर आपको एंगल पता है तो आप वहां पे प्लेन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है अर्थ के द्वारा उसकी जानकारी हो जाएगी, जिसको आपने नाम दिया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये वाला एंगल थीटा जो है ये है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन।
ठीक है। Yes. अब आपको ये मालूम हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ प्रोड्यूस कर रही है वो इस वाले प्लेन में है। तो इस प्लेन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस है, वो फील्ड इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे या कितना ऊपर वो जो एंगल होता है, मान लो कि ये वाला प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया इस प्लेन में। तो हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे या कितना ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या इसी का बड़ा खूबसूरत सा शॉर्ट नेम है डीप एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डीप एंगल कहते हैं इसको, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डीप एंगल। अब ये नीचे भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल के ऊपर भी हो सकता है। किधर में नीचे होगा किधर में ऊपर होगा वो आप इधर से समझो। जैसे ये हमारा मैग्नेट है ना, जिससे हमने अर्थ का रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। तो जब यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी, अर्थ सरफेस से बाहर जाएगी, तो इधर में देखोगे तो इधर में ऊपर की तरफ उभरती हुई जाएगी, और फिर इधर से आके इसको अंदर आना है, तो इधर में ये कन्वर्ज होगी। तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न और नॉर्दर्न का मेरा मतलब मैग्नेटिक साउदर्न और मैग्नेटिक नॉर्दर्न है, ठीक है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जब जाओगे तो इसी का जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल के ऊपर मिलेगा। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के ऊपर है ये, ठीक है। तो डीप एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से ऊपर मिलेगा, फील्ड लाइन ऐसे दिखेगी वहां पे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, है ना, न्यूजीलैंड में चले जाओ, तो वहां पे डीप एंगल जो मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल के ऊपर मिलेगा, ठीक है भाई। Yes, sir. और Yes, sir. जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के नीचे आएगा कर पे, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे जो डीप एंगल मिलेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अपने इंडिया में जो डीप एंगल मिलेगी वो बिलो हॉरिजॉन्टल मिलेगी। या और आर्टिक सागर की तरफ चले जाओ, आर्टिक की तरफ चले जाओ, है ना। जैसे जैसे आप ऊपर होते जाओगे, है ना, यहाँ से इधर की तरफ जैसे जैसे होते जाओगे वैसे वैसे लाइन डीप होती जाएगी ना, नीचे आती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तभी तो कन्वर्ज होगी यहाँ से। तो उधर में हॉरिजॉन्टल के और नीचे होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे इंडिया में डीप एंगल अगर 18 डिग्री का है, तो आप इधर में चले जाओ नॉर्वे वगैरह में तो 35 40 डिग्री 45 डिग्री मिल सकता है ना। जितना आप इधर से पोल की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे डीप एंगल जो है तुमको बड़ा मिलता जाएगा ना, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल के बिलो मिलेगा, ठीक है क्या, बात समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. हम्म। और यही चीज साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं, इधर की तरफ आपको हॉरिजॉन्टल के ऊपर मिलेगा। क्लियर है कि डीप एंगल का क्या मतलब है। Yes, sir. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डीप एंगल क्या हो गया, इन मैग्नेटिक मेरिडियन द ओरिएंटेशन ऑफ फील्ड लाइन are its angle with the horizontal direction, angle with the horizontal direction is known as deep angle. In magnetic meridian,
angle of magnetic field line with the horizontal direction, angle of magnetic field line with the horizontal direction is known as deep angle. अब ये डीप एंगल कैसे जज करा जाता है वो हम अभी बताते हैं ना, कैसे कौन सा एक्सपेरिमेंटेशन है उससे। ठीक है, अब जितनी भी ये प्लेन आपने ड्रॉ करे हैं भाई, ये सब तो वर्टिकल है। तो आपको मालूम क्या कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हर प्लेन में सेम होगा। इस प्लेन में जितना होगा वर्टिकल कंपोनेंट, उतना ही इस वाले प्लेन में भी होगा, उतना ही किसी दूसरे प्लेन में भी होगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो अलग अलग प्लेन में अलग अलग मिलेगा। दैट विल डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, Yes. तो वैसे Yes, sir. वैसे तो आपको मालूम है कि कोई वेक्टर है, उसका प्लेन मालूम हो और किसी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट मालूम हो और एंगल मालूम हो, तो वेक्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता हो जाता है ना। जैसे ये हमारा Yes, वेक्टर sir. है, ये हमारा कोई वेक्टर है ए, और आपको ये मालूम है कि इस एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 30 डिग्री का है, हाँ? और इसका एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट आपको मालूम है कि ये 30 यूनिट का है। तो इसका वाई कंपोनेंट भी आपको पता हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वाई कंपोनेंट भी आप बता सकते हो कि वाई कंपोनेंट अगर लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा, ए का वाई कंपोनेंट डिवीजन में ए का एक्स कंपोनेंट, ये tan 30 हो जाएगा। तो वाई कंपोनेंट आपको पता हो गया कि ये वाई कंपोनेंट जो होगा वो तुम लिख सकते हो कितना, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2 3, है ना? 30 by तो ये हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा वाई कंपोनेंट। ठीक है, और अगर तुमसे ए पूछा जाए तो ए का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा भाई, ए लिखा जाएगा 30/cos 30, है ना, यानी कि 60/√3। ये हमारा, तो आपको वेक्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन चूंकि हर जो प्लेन आप देख रहे हैं वो सारे के सारे प्लेन जो है वो वर्टिकल ही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो सब में सेम रहेगा। तो इसलिए हम वर्टिकल कंपोनेंट का जजमेंट ना करके हम सिंपली उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बनाते हैं, बीएच। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है उस प्लेन में, जिसको हमने नाम दिया मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो प्लेन Yes, sir. से इंडिपेंडेंट है, हर प्लेन में सेम आएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इंफॉर्मेशन अगर बन जाता है तो हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन बना सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पीसेस पे अर्थ के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्लेन में है, किस डायरेक्शन में है और किस मैग्नीट्यूड का है। तो इसलिए ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी को बनाने के लिए, जिसको क्या बोला गया, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है ना? Yes, sir. अब ये मान लो कि तुमको जो है मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन पता हो गया, तुम्हारा ये प्लेन है, इसमें तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल आपका डीप एंगल हो गया, जिसको डेल्टा से जनरली दिखाते हैं। और इसका इधर की तरफ का कंपोनेंट ये तुम्हारा BH हो गया, और इधर का कंपोनेंट आपने BB कह दिया। तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि tan डेल्टा जो होगा वो BB/BH से लिखा जाएगा, है ना?
और बी को लिखना होगा तो बी एच अपन कॉस डेल्टा से भी लिखोगे। ये तो दो इंफॉर्मेशन हो गए जो सिंपल से आपके नोन हो गए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बीबी का भी बन जाएगा, बी का भी बन जाएगा, और जो कुछ भी चाहेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब आइए इसका जजमेंट कैसे करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डीप एंगल। किसी पॉइंट पे डीप एंगल का कैसे इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो डीप एंगल के बारे में जानकारी को बनाने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं डीप सर्किल। डीप सर्किल जो है ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी पॉइंट पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या डीप एंगल है उसका इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है। डीप सर्किल में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक निडल होती है जो कि हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री होती है और जो वर्टिकल प्लेन में प्लेस करी जाती है। तो ये हम मान लो कि एक वर्टिकल प्लेन में डायल बना दे रहे हैं जिसमें ये सेंटर पे मैग्नेटिक निडल लगी हुई है, इसका एक्सिस हॉरिजेंटल है। ठीक है। और ये डायल हमारा कैलिब्रेटेड है 0 से 90 के बीच में। ठीक है। और ये डायल एक कवर के अंदर में माउंटेड है और इस कवर के से एक वर्टिकल कॉलम अटैच होता है। ये वर्टिकल कॉलम है जो इधर में बेस पे एक कैलिब्रेटेड स्केल से कनेक्टेड होता है। ये कैलिब्रेशन यहाँ पे किया गया है। मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए इधर में वर्नियर बना दिया गया है ना। और इसमें मार्किंग कर दी गई 0 से 360 तक। ये इसका बेस हो गया। अब बेस में इधर में एडजस्टेबल स्क्रू लगे हैं। अच्छा, मैग्नेटिज्म के जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं उन सभी में पहले आपको ऑपरेटर्स को हॉरिजेंटल करना होता है ना। तो सभी ऑपरेटर्स के बेस में आप देखोगे तो स्क्रू जो लगा होता है वो एडजस्टेबल लगा रहता है जिसके उसके प्लेन को हॉरिजेंटल किया जा सके। ठीक है। तो मान लो कि आपको डीप सर्किल का यूज करना है, कहीं पे डीप एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन बनानी है। तो पहला काम क्या करोगे, आप एक स्प्रिट लेवल लोगे और उस स्प्रिट लेवल को इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दोगे। स्प्रिट लेवल देखा है ना आप लोगों ने। स्प्रिट लेवल देखा है। No, sir. ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखे हो कभी तुम लोग। ये कभी घर में टीवी ओवी लगाने वाले आए होंगे
तो देखे हो कि नहीं? No, sir. तो इसको देखो थोड़ा, है ना? ये देखो, ये जो है ये एक पाइप पाइप है जिसके बीच में थोड़ा पोर्शन खाली है और लिक्विड भरा है। जनरली जो है वो अल्कोहल भरा रहता है, जो लाइट होता है, इसलिए अल्कोहल भर देते हैं उसमें। ठीक है ना? बीच में एक बबल है। तो आपको मालूम है कि ये अगर जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है अगर किसी तरफ झुका होगा, अगर ये मान लो कि बाईं तरफ नीचे हो जाए, दाईं तरफ ऊपर हो जाए, तो ये बबल जो होगा वो इस साइड में मूव कर जाएगा ना, राइट साइड में। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? और ये वाला पोर्शन नीचे हो जाए, ये ऊपर हो जाए, तो क्या होगा? इधर बबल चला जाएगा। हाँ? तो ये जो बबल की पोजीशन है अगर ठीक इस पाइप के मिड में आ रही है, तो आपको ये इसका जो बेस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है? यही सिंपल सा ऑपरेटस है जिसको बोलते हो स्पिरिट लेवल। ठीक है? तो स्पिरिट sir. लेवल यहाँ पे रखा और नीचे से जो स्क्रू है उसको ऊपर नीचे करके बबल को सेंटर में कर लिया कि ये बबल इसके सेंटर में आ जाए ऐसे। ठीक है ना? सेंट्रल मार्क जो बना है उसी के पास ये बबल आ जाए, इसका मतलब इसका बेस हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है? तो पहला सेटअप हो गया, हॉरिजॉन्टल कर लिया। अब जब आप इस निडल को देखोगे तो ये निडल जो होगी वो किसी एक रैंडम एंगल पे आपको दिखेगी कि ऐसे जो है झुकी हुई है। ठीक? अब क्या करना है कि आप इस सेंट्रल रॉड को धीरे धीरे रोटेट कराते जाओ। ठीक है? एक पोजीशन ऐसी मिलेगी जहां पर कि तुम्हारी ये जो निडल थी ना वो ऐसे वर्टिकल हो जाएगी। इस निडल का वर्टिकल होने का मतलब क्या होगा? इस निडल का वर्टिकल होने का मतलब क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का वो टॉर्क इस पे नहीं लगा रहा Yes, है ना? sir. तभी तो वर्टिकल जो कंपोनेंट है उसके डायरेक्शन में अलाइंड हो गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको अलाइन होने का मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के द्वारा कोई टॉर्क नहीं लग रहा है इस पे, है ना? और वो कब नहीं लगेगा? जब इसका एक्सिस उसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, है ना? उसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि हमारे इस निडल का जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया है। जहां पे ये वर्टिकल होगी वहां पे निडल का प्लेन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तभी तो टॉर्क नहीं लगेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। बोलो भाई, ठीक है? यस सर। Yes, ठीक है? sir. तो वो आप एंगल यहाँ पे ऑब्जर्व कर लोगे कि किस एंगल पे तुमको ये निडल वर्टिकल दिखी। ठीक है? जिस एंगल पे वर्टिकल दिखी ठीक 90 डिग्री पे आप फिर से इसको रोटेट कर देंगे। अब जब इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो इस डायल का प्लेन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन हो जाएगा। यस सर। मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में डायरेक्टली आप ये एंगल मेजर कर लेंगे कि ये एंगल कितना है, दैट विल गिव यू द डिप एंगल। ठीक है? तो ये सिंपल सा ऑपरेटस है जिससे आप डिप एंगल एट ए पर्टिकुलर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। हाँ? और साथ में आपको मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन भी जज हो जा रहा है यहाँ से, है ना? इस डायल का प्लेन जो हो गया वो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन भी है ये। तो दोनों इंफॉर्मेशन इससे बन जाती है। मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन भी जज हो जाता है और डिप एंगल के बारे में भी इंफॉर्मेशन बन जाती है। क्लियर है ये ऑपरेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन? Yes, sir. अब इसमें जो यस सर। प्रॉब्लम आता है वो कैसे आता है वो समझो। डीप सर्किल पे जो प्रॉब्लम आता है उसमें कहता है कि ये जो डीप सर्किल का प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन का ना होकर के किसी दूसरे प्लेन का है जिसका मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल गिवन होता है।
ठीक है ना। तो आपको वहां पे डिप एंगल पूछा जाता है कि कितना होगा। तो मान लो कि ये हमारा प्लेन है, जिस प्लेन में हमने डिप सर्किल को प्लेस करा है, ये प्लेन ऑफ डिप सर्कल है। और ये यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसी प्लेन में होगी, जिसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको BH कहोगे, और जिसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको आप BB कहोगे। और ये वाला तुम्हारा एंगल जो है वो डेल्टा का है। तो tan डेल्टा आपको मालूम है कि ये BB अपॉन BH से लिखा जाता है भाई, है ना। बोलो भाई, ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आपने डिप सर्किल का प्लेन ये वाला प्लेन रखा है तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट तो इतना ही होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल जाएगा। अब इसका जो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा वो इस नए प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑब्जर्वेशन में आएगा। अगर ये एंगल थीटा का है तो BH डैश आपके पास जानकारी में आता है कि ये लिखा जाएगा BH इंटू कॉस थीटा से। लिखा जाएगा क्या? यस सर। और इस प्लेन में जो Yes, sir. डिप सर्किल का प्लेन है, इस प्लेन में जो हमारा ये डिप दिखाएगा वो एक्चुअल ना होकर के अपरेंट कहा जाएगा। तो अपरेंट डिप एंगल जो दिखेगा tan डेल्टा डैश, ये तो BH डैश बाई BH से BB से लिखा जाएगा ना, BB बाई BH डैश से लिखा जाएगा। इस वाले प्लेन में जो डिप एंगल आपको ऑब्जर्वेशन में मिलेगा वो एक्चुअल नहीं होगा, उसकी tan वैल्यू VB अपॉन BH डैश से लिखा जाएगा। क्यों भाई, ठीक है? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, और sir. BH डैश को अगर BH से के टर्म में रिप्लेस कर दें तो tan डेल्टा डैश के बारे में इंफॉर्मेशन क्या हो गई कि ये लिखा जाएगा BB अपॉन VH cos थीटा, और ये आपका tan डेल्टा है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन हो गया कि tan डेल्टा जो होगा वो लिखा जाएगा tan डेल्टा डैश cos थीटा से। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला हो गया जिसपे बेस प्रॉब्लम मिलता है, तो ये आप यूज करने के लिए याद रखेंगे, है ना। कि अगर किसी प्लेन में जिसका मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल थीटा का दिया गया है और उसमें डीप एंगल आपको गिवन है, तो एक्चुअल डीप एंगल लिखना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। मान लीजिए कि आपको जैसे प्रॉब्लम में दिया गया कि इन ए प्लेन डीप एंगल इज ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री and the angle between the plane and magnetic meridian is 30 degree. हाँ? तो find the actual deep angle. ठीक है, तो किसी एक प्लेन में डिप एंगल आपको 45 डिग्री मिल रहा है, लेकिन वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री पे है। एक्चुअल डिप एंगल आपको निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से मिल जाएगा। tan डेल्टा जो हो जाएगा वो tan 45 इंटू cos 30 से लिखा जाएगा। ठीक है, cos 30 √3/2, तो एक्चुअल डिप एंगल क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3/2 ना। क्लियर, सिंपल था, ऐसे प्रॉब्लम बन यस जाते सर। हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको जो प्रॉब्लम मिलता है उसमें ये एंगल थीटा भी नहीं दिया रहता है ना,
लेकिन उस केस में क्या करेगा कि आपको दो प्लेन के लिए अपरेंट एंगल गिवन होगा जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ डीप एंगल जो कि अपरेंट है पार्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज गिवन। ठीक है, तो एक के लिए तो आपके पास ये फॉर्मूला है भाई कि टेन डेल्टा जो होगा वो टेन डेल्टा डैश कॉस थीटा से लिखते हो। इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लें तो कॉट डेल्टा डैश ये लिखा जा सकता है कॉट डेल्टा कॉस थीटा से लिख सकते हो। उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा उलट करके लिख दिया है, क्यों लिख सकते हैं ना? यस सर। Yes, sir. अब मान लो कि एक प्लेन का एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसका मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. और उसमें अपरेंट डीप एंगल अगर डेल्टा डैश कह रहे हो तो कॉट डेल्टा डबल डैश ये हमारा जो हो जाएगा कॉट डेल्टा इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस का थीटा लिख सकते हैं ना दूसरे वाले प्लेन के लिए सेम फार्मूले से। Yes, sir. यस सर। यानी कि कॉट डेल्टा डबल डैश ये आपका हो जाएगा कॉट डेल्टा साइन थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा कि कॉट स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा। तो अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन के लिए अपरेंट डीप एंगल डेल्टा डैश और डेल्टा डबल डैश दिया है तो एक्चुअल लिखना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो Yes, ये sir. तो हो गया आपका डीप एंगल और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स मिलते हैं उसका कैसे वर्किंग करना है उसका इंफॉर्मेशन और मेजरमेंट कैसे करना है उसका इंफॉर्मेशन। अब आओ जरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जजमेंट कैसे करना है उसकी बात करते हैं, है ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस के बारे में ऑब्जर्वेशन को बनाने के लिए जो आप वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो आपका होता है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर जो है वो दो तरीके के हैं, रिफ्लेक्शन और ऑसिलेशन। हम एक की बात बता देते हैं कि कैसे उससे मेजरमेंट आप कर सकते हो। ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में एक ग्लास का ऐसे बॉक्स होता है भाई, जिसकी साइड वाली सारी वॉल तो फिक्स होती हैं, केवल एक जो होता है वो मूवेबल होती है ना। एक वॉल को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और इसका नीचे वाला जो सरफेस होता है वो प्लेन मिरर का होता है ना। ये मिरर है, प्लेन मिरर। नीचे वाले सरफेस प्लेन मिरर होता है, ठीक है। और इसके नीचे में एडजस्टेबल स्क्रू लगे होते हैं, फिर से वही कारण है इसके प्लेन को हॉरिजॉन्टल करने के लिए। और ये जो मिरर है इस मिरर में एक
ब्लैक कलर की ऐसे लाइन ड्रॉ होती है मिरर पे, हाँ? इसको आप बोलते हो रेफरेंस लाइन। और इसमें एक ऐसे वर्टिकल कॉलम होता है, जिसमें एक धागे के सहारे एक हैंगर लगा होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का, ऐसे एक हैंगर लटक रहा होता है। और इस धागे को ट्विस्ट देने के लिए इधर में नॉब बना होता है ना, इधर में नॉब है जिससे हम इस धागे में ट्विस्ट दे सकते हैं। ठीक, ये आपका apparatus है जिसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। अब इससे एक्सपेरिमेंटेशन करना है तो पहले तो इसका प्लेन हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, ठीक है। स्पिरिट लेवल का यूज किया, प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर लिया। फिर एक मैग्नेटिक नीडल लेंगे और उसको इस रेफरेंस लाइन के बगल में ले जाके रखेंगे, है ना। तो नीडल, मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिब्बी टाइप का होता है, देखे होंगे शायद आप लोग। तो ये नीडल को रखेंगे तो ऐसे किसी जनरल ओरिएंटेशन में आ जाएगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। तो जरूरी नहीं है कि ये नीडल इस लाइन के पैरेलल ही हो, ये किसी एंगल पे आ गया तो धीरे धीरे इसको रोटेट कराते जाएंगे जब तक इस नीडल का अपीयरेंस इस लाइन के पैरेलल नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको रोटेट कराते रहेंगे। ठीक है, पैरेलल हो गया, काम खत्म, हटा दिया उसको वहां से। ठीक है ना। Yes, sir. नीडल को हटा दिया। अब इसके ऊपर एक रॉड ला करके रख देंगे इस हैंगर के ऊपर, और देखेंगे कि ये रॉड का ओरिएंटेशन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं, रेफरेंस लाइन के पैरेलल। अगर पैरेलल है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो इधर से ट्विस्ट दे करके इस रॉड को इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल कर लेंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक की बात। अब जब ये रॉड sir. इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल हो गया तो यहाँ से रॉड हटा लेंगे और रॉड की जगह पे एक मैग्नेट को ला करके रख देंगे यहाँ पे। तो चूंकि पहले से ये हैंगर का प्लेन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में आपने कर रखा है, ये रेफरेंस लाइन नॉर्थ साउथ में थी और ये फिर इसको उसके पैरेलल किया था, तो मैग्नेट का ओरिएंटेशन इस हैंगर पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है ना। Yes, sir. तो जैसे हम मैग्नेट को यहाँ रखेंगे उसी पोजीशन पे वो बना रहेगा, क्योंकि वो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है भाई। ठीक है, तो जहां रखेंगे Yes, sir. मैग्नेट को उसी पोजीशन पे वो बना रहेगा। उसके बाद इसका शटर बंद कर देंगे इधर से, और एक दूसरा मैग्नेट ले आके इसके करीब ले जाके हटा लेंगे पट से, है ना। थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कराया और हटा लिया। तो अब जब डिस्प्लेस करा के हटाएंगे तो ये क्या करेगा, मैग्नेट जो हमारा ऐसे लटक रहा है वो यूं यूं ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। Yes, sir. क्यों भाई, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम Yes, डिस्टर्ब sir. किया ना आपने, और वो इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन में पहले से आपने उसको रखा था, तो अब वो ऑसिलेट करना शुरू करेगा। ऊपर से देख करके इसका टाइम पीरियड मेजर कर लेंगे। नीचे मिरर लगाने के पीछे मोटिव क्या है कि जब आप मेजरमेंट को ले रहे होंगे तो पैरेलैक्स ना रहे, यानी कि उस पोजीशन से आप देखेंगे जहां से इस मैग्नेट का इस मिरर में इमेज ना दिखे, उस पोजीशन से हमको ऑब्जर्व करना है, जिससे कि हमारा मेजरमेंट अप्रोप्रिएट बने साइकिल का, टाइम पीरियड का। तो 10 ऑसिलेशन का टाइम मेजर कर लिया और उसको फिर 10 से डिवाइड करके टाइम पीरियड जज कर लिया। ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए देखते हैं कि आगे क्या, कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो मान लो कि ये हमारा
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें ये मैग्नेट हमारा लटक रहा था ऐसे। ये हमारा मैग्नेट था, इसकी ओरिजिनल ये पोजीशन थी इक्विलिब्रियम वाली, नॉर्थ इधर साउथ इधर, ठीक है ना। और दूसरा मैग्नेट लाके हमने इसको स्लाइटली यहाँ से डिस्प्लेस किया, तो ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हो गया छोटे एंगल पे, ये नॉर्थ हो गया, इसका साउथ हो गया। तो अब इस पे टॉर्क लगेगा बीएच के कारण, यस एम सर। क्रॉस बीएच से वो जो टॉर्क होगा वो रेस्टोरिंग होगा। तो एम अगर इसका डाइपोल मोमेंट है मैग्नेट का, तो एम इंटू बी एच इंटू साइन थीटा, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा, रेस्टोरिंग होगा, तो इसलिए माइनस लगा देते हैं। ये इक्वल हो जाएगा किसके, आई इंटू अल्फा के। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यस सर। इस पर्टिकुलर मैग्नेट का अबाउट दिस एक्सिस, यस सर। आई इंटू डी टू थीटा डी टी टू। या आई इंटू डी टू थीटा डी टी टू प्लस एम इंटू बी एच, और एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। यस सर। तो डी टू थीटा डी टी टू एम बी एच बाई आई इंटू थीटा इक्वल टू 0 लिखेंगे। यस सर। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिल गई, एम बी एच बाई आई, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट का आई बाई एम बी एच। ठीक है, तो ये हमारे इस ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में टाइम पीरियड को लिखने का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड हमने मेजर करा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मैग्नेट का हम लिख सकते हैं, है ना। मैग्नेट की लेंथ मास मेजर कर लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाइसेक्टर एक्सिस के अबाउट लिखा जा सकता है, तो आई लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट अगर मैग्नेट का मालूम है तो हम लोग ये फॉर्मूले को यूज करके बीएच की जानकारी बना सकते हैं ना, हाँ? यस सर। Yes, sir. तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, जिससे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर प्लेस कितना है उसके इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, जज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज एन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? हम्म, और एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं अब इसमें, हाँ। ये चैप्टर भी फिनिश हो गया आपका, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वगैरह पहले से बता ही दिया था, कुछ बचा तो नहीं है, देख लो आपके टारगेट में क्या क्या दिया। नथिंग, सब कुछ हो गया।
हम्म मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का टारगेट डिस्कस हो गया है क्या? नहीं, अभी कहाँ डिस्कस कर रहे हो? तुम लोग पूछे ही नहीं अभी। अभी तो नहीं हुआ। सर डाउट्स हैं उसके। हाँ, हाँ सर। होंगे, जरूर होंगे। एक दो प्रॉब्लम इसके करा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप उसके डाउट पूछ लेना, है ना? ठीक है, तो उसके बाद से फिर नया Yes, चैप्टर sir. तो यस सर। आपका Yes, sir. यूटी कब है? सर कल तक दे सकते हैं। चालू है। हाँ, हाँ? चालू है सर, कल तक दे सकते यस। हैं। ठीक है, तो अब इसको दे लेना। ये कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी एचआई का है तो इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो। A magnetic dipole of magnetic moment 1.44 a meter square is ampere meter square is placed horizontally with the north pole pointing towards north. Find the position of the neutral point if the horizontal component of Earth's magnetic field is 18 microtesla. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये दो चीजों को आपको ध्यान में लेना है। पहला तो ये न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है ना? न्यूट्रल पॉइंट आप उस पॉइंट को कहते हो जिस पॉइंट पे अगर कोई मैग्नेटिक निडल को रखा जाए तो जिस ओरिएंटेशन में निडल को प्लेस करें उसी ओरिएंटेशन में वो बना रहे, है ना? तो जिस ओरिएंटेशन में प्लेस करेंगे उसी में बना रहेगा। कब? जबकि वहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तभी तो। बोलो भाई। यस क्योंकि सर। अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड का अपीयरेंस Yes, होगा तो हॉरिजॉन्टल फील्ड का अपीयरेंस होगा तो वो टॉर्क लगा करके उसी फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। तो रैंडम यस सर। ओरिएंटेशन में तो रह नहीं सकता। तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट हो गया जहां पे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी और फील्ड के द्वारा कंपनसेट हो जाता हो। ठीक है, वर्टिकल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वर्टिकल तो टॉर्क लगाएगा ही नहीं मैग्नेटिक निडल पे, क्योंकि इस निडल का जो एक्सिस है वही वर्टिकल है। ठीक है ना? निडल का एक्सिस वर्टिकल है, ऐसे हॉरिजॉन्टल निडल को रखोगे तो एक्सिस उसका वर्टिकल ही रहेगा ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट के यस सर। कारण तो उस पर टॉर्क लगेगा नहीं। टॉर्क जब भी लगेगा तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण लगेगा। ठीक है, तो आपके यस पास सर। इंफॉर्मेशन क्या बना कि न्यूट्रल पॉइंट आप उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर कि अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से या दूसरे ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो जाता हो। ठीक है ना?
ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम में आपको ध्यान देना है क्या कि जो मैग्नेट है उसका ओरिएंटेशन क्या दिया गया। जैसे आपको इस प्रॉब्लम में कहा गया कि जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है, ऐसे रखा गया है मैग्नेट को। और आपको मालूम है कि अर्थ के द्वारा जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है ना, इधर से बीएच, ये बीएच का डायरेक्शन है। तो ये जो मैग्नेट है उसकी वजह से जो है कैंसिलेशन कहाँ पे हो सकती है फील्ड की, पहले तो ये बताइए आप। फील्ड का कैंसिलेशन कहाँ पे हो सकता है? हम्म अरे भाई, मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो नॉर्थ पोल से ऐसे इमर्ज होता है और साउथ पोल की तरफ ऐसे जाता है, कन्वर्ज होता है ना। ऐसे ही तो यस सर। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि दो वेक्टर को कैंसिल होने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगी कि दोनों के यस सर। डायरेक्शन अपोजिट हो। यस सर। प्राइमरी रिक्वायरमेंट तो ये है ना कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो डायरेक्शन अपोजिट कहाँ पे हो सकता है? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे ही होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पे आपको कैंसिलेशन पॉसिबल है, एक कहीं इधर में एक कहीं इधर में, यानी कि मैग्नेट के ईस्ट में और वेस्ट में दोनों तरफ आपको कैंसिलेशन पॉसिबल है, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर मैग्नेट ऐसे यस रखा सर। गया और मान लो कि आपके इसी Yes, प्रॉब्लम sir. में मैग्नेट को ऐसे रखा होता तो नॉर्थ साउथ इधर, तो कैंसिलेशन कहाँ पे होता? मैग्नेट के अंदर। इन डाउन पोजीशन पे होता ना, यस इन सर। डाउन पोजीशन पे होता। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे Yes. प्रोड्यूस हो रही है, तो इन डाउन पोजीशन पे कहीं यहाँ पे और कहीं यहाँ पे, इधर में आपको दो पॉइंट आपको मिलेंगे कि इस मैग्नेट के द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाली फील्ड है उसका डायरेक्शन इस बीएच के अपोजिट होना चाहिए था। ठीक है ना। तो इन डाउन पोजीशन यस में सर। इधर में मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रॉब्लम में मैग्नेट का ओरिएंटेशन क्या दिया जा रहा है। तो इधर में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे कैंसिलेशन करना है। ठीक है, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे मैग्नेट के द्वारा फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब से लिखा जाता है। क्यों भाई? यस सर। और ये किसके बराबर होना चाहिए? बीएच के बराबर होना चाहिए। तो यस सर। आर की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई बी एच, और ये पे पावर क्यूब रूट। ठीक है, तो इस केस में ये फॉर्मूले से आपको कैंसिलेशन कराना है। और इस केस में क्या करते हैं, अगर ऐसे दिया रहता तो इंडॉन पे फील्ड कैसे लिखते हो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस टू ऑफ एम एम बाई बाई आर आर क्यूब। क्यूब से लिखा जाए, और ये बी एच के बराबर है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये प्रॉब्लम का फटाफट आंसर बना लो तो, 8 नंबर।
बना? आर की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की 10⁻⁻⁷। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था 1.44 और बी एच की वैल्यू है 0.008 मीटर। 0.2 आया। 10⁻⁻�6 यस सर। पावर 1/3 तो 0.2 सेंटीमीटर मिल गया आपको शायद, यस सर। ना? यानी कि ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ईस्ट में और वेस्ट में दोनों तरफ ये पॉइंट होगा। ठीक है, Yes, sir. जी सर। यस सर। समझ गया? अब थोड़ा सा एक अच्छा सा कर लो इसी पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। A magnetic dipole of magnetic moment 0.72 √2 ampere meter square is placed horizontally with the north pole pointing towards east. Find the position of neutral point if the horizontal component of Earth's magnetic field is 18 microtesla. 0.72 √2। अब की बार इस प्रॉब्लम में क्या दिया, थोड़ा सा ध्यान से इसको सोचिएगा, थोड़ा सा समय दे रहे हैं आपको। ये जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल पूरब की तरफ, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और डाइपोल मोमेंट है 0.72 √2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस फील्ड इधर की तरफ है, PH, है ना? एटीन माइक्रो टेस्ला का। तो अब आपको बताना है कि कहाँ पे फील्ड का कैंसिलेशन हो सकता है। तो पहला तो फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए भाई। यस सर। Yes, sir. तो फील्ड का डायरेक्शन तो अगर आप देखो तो ऐसे आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, तो कहीं यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फील्ड जो है अपोजिट है, और कहीं यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फील्ड अपोजिट है ना। यस सर। ये किसी एंगुलर पोजीशन पे पॉइंट मिलेगा तुमको, ठीक है? ना तो इंड ऑन पे मिलेगा ना ही ब्रॉड साइड ऑन पे मिलेगा। किस एंगुलर पोजीशन पे मिलेगा ये थीटा पहले निकालना पड़ेगा ना, कि किस थीटा पे मिलेगा। तो आपको मालूम है कि किसी थीटा के एंगुलर पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल अगर फाई का हो तो tan फाई जो होता है हाफ ऑफ द tan थीटा से लिखा जाता है ना। यस सर। यस। Yes, sir. इस फॉर्मूले का यूज करके पहले थीटा निकालो, देखो कि थीटा की क्या वैल्यू है, जरा बताना फटाफट थीटा की वैल्यू। इस फॉर्मूले का यूज करके थीटा बताओ।
मिला? हम्म, मिला क्या थीटा की वैल्यू किसी को? मिला? हाँ या ना बोलो भाई, फॉर्मूला भी बता दिया तो। देवेश, देवेश मिला नहीं क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही। अच्छा, चलो देख, ये एंगल थीटा है और इस रेडियल डायरेक्शन के साथ ये जो फील्ड का डायरेक्शन है वो फाई पे है। तो अगर इस बी को इस बी एच के अपोजिट होना है तो ये पूरा एंगल कितना होगा भाई? 90 का होगा, पाई/2 का। हाँ या ना? यस सर। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू आपको दिख रही है कि पाई/2 है। तो फाई जो होगा वो पाई/2 माइनस का थीटा होगा, इधर में रख दो। तो tan फाई यानी कि tan पाई/2 माइनस का थीटा, ये 1/2 tan थीटा होगा। tan पाई/2 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, दैट इज 1/2 tan थीटा हो गया। यानी कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 हो गई। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, लिख सकते हो। यस tan सर। थीटा की वैल्यू √2 हो गई। तो थीटा की वैल्यू तुमको पता हो गई tan इनवर्स √2। तो ओरिएंटेशन तो पता हो गया कि किस ओरिएंटेशन पे डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है ना। इससे tan इनवर्स √2 साउथ की तरफ है ना, और वेस्ट से tan इनवर्स √2 नॉर्थ की तरफ। ये 2 पॉइंट हो गए। अब दूरी भी चाहिए आपको, है ना, कैंसिल होना है ना। तो बी की वैल्यू बी एच के बराबर होना यस सर। चाहिए। तो किसी थीटा के एंगुलर पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो लिखा जाता है μ0/4 पाई एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर में 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये होता है फील्ड। यस सर। यस और सर। ये बी एच के बराबर होना चाहिए भाई ना, ये हमारा बी यस एच सर। के बराबर होना चाहिए, तब जाके कैंसिल होगा। अब tan थीटा की वैल्यू हमको पता हो गई और इस फॉर्मूले में cos थीटा भरना है। तो हम ऐसे डायग्राम बना के √2 हो गया, ये आपका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा की वैल्यू तुमको पता हो गई कि 1/√3 हो गई। अब इसमें सारी चीजें पता है, आर को छोड़ के रख के निकालो, फिर से देखो क्या आता है भाई।
तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पे 10⁻⁻7 लिखेंगे, m की जगह पे 0.72 इंटू √2 लिखेंगे। r क्यूब ही है नीचे में जो निकालना है, और ये हो जाएगा 1 + 3 और 1/3 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। bh की जगह पे 18 इंटू 10⁻⁻6। r की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻7 इंटू 0.72 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻⁻6 होल पे पावर 1/3। ये पिछला ही कैलकुलेशन है ना, पिछला वाला ही डाटा आ गया। तो r की वैल्यू फिर से 0.2 sir. मिल जाएगी, यानी Yes, कि sir. r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो गई। तो आपका कंप्लीट आंसर क्या होगा कि मैग्नेट से 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे ईस्ट से साउथ की तरफ tan इनवर्स √2 और वेस्ट से नॉर्थ की तरफ tan इनवर्स √2 के एंगल पे 2 पॉइंट आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। ठीक है भाई? sir. Yes, sir. एक ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर पे कर लो, ये कर लो जरा। 22 नंबर। A combination of two bar magnet makes 10 oscillation per second in an oscillation magnetometer. Like poles are tied together and 2 oscillation per second when unlike poles are tied together. Find the ratio of magnetic moment of the magnet. Neglect any induced magnetism. एक बार कहा गया कि एक दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट है ना, और दोनों का नॉर्थ नॉर्थ एक जगह पे, साउथ साउथ एक जगह पे करके ऐसे बांध दिया गया और फिर ऑसिलेट कराया जा रहा है। तो इसमें 10 ऑसिलेशन पर सेकंड ये परफॉर्म कर रहा है, और सेम दोनों मैग्नेट है, फिर से बांधा गया। बट अब की बार क्या किया कि एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ, और इसका जो नॉर्थ है इसके साउथ के साथ बांध दिया गया, और ये 2 ऑसिलेशन पर सेकंड कर रहा है। तो बताना है कि ये दोनों जो मैग्नेट है, इन दोनों के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो क्या है, m1 और m2 का रेशियो बताना है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि जब दोनों के लाइक पोल एक साथ बांधे गए होंगे तो दोनों के डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, है ना? Yes, sir. m1 और m2। Yes, sir. तो इफेक्टिव जो डाइपोल मोमेंट होगा m1 + m2 हो जाएगा। तो पहले केस में जो टाइम पीरियड है t1 दैट इज 2 पाई रूट का I/m1 + m2 BH से लिखा जाएगा ना भाई। Yes, और sir. दूसरे केस में इसका डाइपोल मोमेंट तो इधर है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, तो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, m1 - m2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदलेगी नहीं Yes, sir. भाई, एज इट इज। Yes, sir. तो T2 जो होगा वो 2 पाई रूट का I डिवाइडेड बाई
M1 माइनस M2 इंटू BH से लिखोगे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो दोनों का हम लोग कर देते हैं रेशियो, है ना। तो T2 अपॉन T1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2 रूट के अंदर मिलेगा, और सारी चीजें तो कट जाएंगी। T2 कितना है? Yes, 10 sir. ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि टाइम पीरियड कितना है भाई इसका? टाइम पीरियड है 1/2 सेकेंड, है ना। और इसका है 1/10 सेकेंड, तो रेशियो क्या हो जाएगा T2 और T1 का? 5 लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. 5 इक्वल टू रूट M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2 स्क्वायर कर दो, तो M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2 25 हो गया। कंपोनेंडो डिवेंडो लगा दो, तो M1 अपॉन M2 ये तुम्हारा हो गया 25 प्लस 1 माइनस 25 माइनस 1, तो 26 बटा में 24 लिखेंगे, 13 बटा में Yes, 12। sir. Yes, sir. तो दोनों के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो रेशियो होगा वो 13:12 का हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो और कुछ प्रॉब्लम्स आप बना लेना, हाँ? और यूटी में अपीयर हो जाना आज या कल, जैसा तुमको लगता है। फिर कल जो है हम लोग क्या करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके नहीं बने होंगे पिछले चैप्टर के या इस चैप्टर के, वो कर लेंगे, है ना। ज्यादा हमको लगता है कि प्रॉब्लम कुछ अगर आपके होंगे तो पिछले ही चैप्टर के होंगे जो पूछने होंगे आपको ना। Yes, sir. इधर वाले में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम परेशान करने वाला है, तो ठीक है, आज को यहीं पे कर देते हैं फिनिश। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके बेटा।